कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर संडे को अब आपकी हिंदी की प्रैक्टिस का मतलब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा कि ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऐसा नहीं, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला आप लोग इसको कह सकते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती है। और आप इस चीज़ को अगर तैयार करके जाओगे तो मान के चलिए ये जो सीरीज है, ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को अगर आप पिक करते हो तो 20 में से 10 12 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे इसी वाले पोर्शन से जितना मैं कराऊंगा। बस आप अपने पास हिंदी की किताब रख लीजिए, बैठ जाइए किताब खोल के, हिंदी व्याकरण जो मैं बताऊंगा उस चीज़ को हाईलाइट कर लेना कि क्या क्या आप लोगों को देखना है। ठीक है, हम समय वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमने हिंदी के लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ ही टॉपिक, एक आध टॉपिक हिंदी जनसंचार, सॉरी हिंदी कंप्यूटिंग वगैरह का बचा है, वो मैं करा दूंगा आपको कंप्यूटर कंप्लीट होते ही। तो जो आपके क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है, हम सिलेबस को भी ध्यान में रखेंगे, यानी आपके सिलेबस के हिसाब से मैं चलूंगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, यानी जो आपका बनने की, जिस पोर्शन से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, उसको कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक अल्प प्राण है, कौन सा एक महाप्राण व्यंजन है, यानी अल्प प्राण व्यंजन दूसरा महाप्राण व्यंजन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका यहां से, ठीक है, महाप्राण व्यंजन, इससे आपका क्वेश्चन बनने का एक, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल सा याद रखना है कि जैसे हम लोग, क्या होता है, हमारा हिंदी होती है जो वर्ण व स्वर वगैरह, स्वर व्यंजन सुने होंगे आपने, व्यंजन में 5-5 का सेट होता है। जैसे आपने कंठ वगैरह सुना होगा ना, क ख ग घ ङ तक 5 हुए, उसके आगे च छ ज झ य तक फिर 5 हुई, सीरीज बनती है, आप लोग सब जानते हैं। तो अल्प प्राण क्या होता है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये याद रखना आप लोग, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, हर वर्ग का। ठीक है, बाकी जो बचे वो महाप्राण हो गया, यानी सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपका एक क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक अल्प प्राण व्यंजन है, या कौन सा एक महाप्राण व्यंजन है, या कौन सा महाप्राण नहीं है, अल्प प्राण है, जो भी है। इसका एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। जैसे पहला वाला वर्ग पकड़िए, क ख ग घ ङ होता है ना, तो पहला कौन आता है उसमें, क, ठीक है, पहला। थर्ड आता है उसके बाद, यानी सेकंड नहीं आएगा, सेकंड क्या होता है, ख, थर्ड क्या होता है, ग, ये क्या हो गया, ग, तो क ख ग, फिर घ नहीं आएगा, न, लास्ट वाला। ठीक है, ये हो गए सब के सब अपने आप में क्या, अल्प, ये अल्प प्राण, जबकि जो महाप्राण होंगे वो बचे हुए होंगे, ख और क ख ग घ। ठीक है, ये हो गया आपका महाप्राण। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से आएगा, इसको ध्यान रखना, और ये पूरे सीरीज तक रहेगा आपका, यानी क वर्ग में भी आएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ग आता है, च वर्ग, ट वर्ग, जो भी आते हैं आपके, वो सब में आपको याद रखना है। ठीक है, क से प वर्ग तक कंप्लीट याद रखना आप लोग अपने किताब में, मैंने इसको पहले पढ़ाया भी है। एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है। अब इसमें ध्यान देने योग्य क्या बात है, य र ल व को यहां रख लीजिए आप, य र ल वो, और इसको इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, ये इस वाली सीरीज के अंदर आएगा अल्प प्राण में, क्योंकि वो पौ तक ही होता है, पौ से आगे वालों को थोड़ा ध्यान रखना है। य र ल और वो इसके अंदर आता है, जबकि 3 के 3 स हैं। जैसे स कौन कौन से होते हैं, 3, जैसे एक तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स जो होता है वो इसके अंदर आता है, यानी तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य स, ये 3 के 3 स किसके अंदर आएंगे अपने आप में, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, ये किसके अंदर आते हैं, आपके महाप्राण के अंदर आते हैं, साथ ही साथ ह। ठीक है, ये इंपोर्टेंट कर देना, बस ये इंपोर्टेंट आप लोग कर देना। एक क्वेश्चन आपका इसमें से बनने की संभावनाएं रहती हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका बनने की संभावना रहती है, अब आपसे यहाँ सब समझना, अब यही मत कहना कि इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है, अब खुद दिमाग लगाना। ये हर वर्ग के लिए, वर्ग कौन कौन से होते हैं, क वर्ग आता है, क ख ग घ ङ, फिर च छ ज झ, फिर च वर्ग आता है, ट वर्ग आता है, म वर्ग, प वर्ग, इस टाइप का आता है ना, तो वो हर वर्ग के लिए है। लेकिन जो उसके बाद प वर्ग के बाद का जो आता है, ये अलग होते हैं। तो मैंने ये यहाँ दिखा दिया, आप लोग इसको ध्यान रखना। पहली चीज, क्वेश्चन नंबर 2 जो बन सकता है वो बन सकता है अघोष और सघोष वर्ण व्यंजन से। ठीक है, अघोष और सघोष, ये याद रखना है आपने। ये सिंपल है, ये जस्ट उल्टा है, इसमें पहला, तीसरा, पांचवा होता है, इसमें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आता है, और यहाँ सघोष में फोर्थ एंड फिफ्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, अब वही एग्जांपल पकड़ो, क वर्ग में जैसे देखो, क, ख और ग, ये ठीक है, और यहाँ
घ और न, और ये पूरे उसमें चलेगा, पूरे व्यंजन की सीरीज में चलता है जो क ख ग घ ङ च छ ज झ य है। तो हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा क्या होगा, अघोष होगा, जबकि लास्ट के दो क्या होंगे, सघोष होंगे। अब आपको पागल करने के लिए एग्जाम में क्या पूछ देगा, कौन सा एक वर्ण है महाप्राण के साथ साथ सघोष है, वहां बेहोश मत हो जाना, ध्यान रखना यहाँ इस प्रकार की चीजें। जैसे ये महाप्राण है ना, यहाँ साथ साथ ही सघोष भी है, तो सिर्फ रूल फॉलो कर लीजिए, वहां देख लेना तुरंत करके, एक बार रफ में डायग्राम बना लेना, फटाक से बना लेना, वो चेक कर लेना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता हो, महाप्राण के साथ आपसे सघोष पूछ देगा, अल्प प्राण के साथ आपका अघोष पूछ देगा। तो अल्प प्राण और अघोष दोनों कौन से होंगे, क होंगे, उसके अलावा और तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ग है, ये ग है ना, ग, तो ये आपका दोनों चीज है, तो आपको ये ध्यान रखना है, अघोष और सघोष। यहाँ भी थोड़ा टेक्निकल चीज है, ये कहाँ तक होगा, प वर्ग तक होगा, उससे आगे के तीन स इसमें आएंगे। यहाँ उल्टा हो गया, देखिए यहाँ स यहाँ थे तो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ अन्य कौन कौन से होते हैं, तीनों लिख लीजिए। ये आपके कहाँ आएंगे, ये वाला कहाँ आएगा, आपका अघोष के अंदर आएगा, इसको ध्यान रखना। जबकि य र ल व और ह का थोड़ा सा चेंज होता है, वो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर, ठीक है। य र ल व, य र ल और व के साथ ह, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ आ जाएगा, आपका सघोष के अंदर आ जाएगा, वहां पागल मत हो जाना। तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको, अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं, अघोष सघोष कौन से होते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीका, कौन सा अल्प प्राण और अघोष दोनों है, कौन सा महाप्राण है और सघोष दोनों है, कौन सा महाप्राण तो है किंतु अघोष नहीं है, कौन सा सघोष तो है लेकिन अल्प प्राण नहीं है। कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के पूछ सकता है, इनको थोड़ा सा ध्यान देखना है, टेक्निकली चीजें हैं ये आपकी किस में आएंगी, ये कौन से वाले अल्प प्राण में आएंगे, कौन से महाप्राण में, कौन से अघोष में, कौन से सघोष में, ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले भी लिया होगा इतने टाइम में, जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बन सकता है, देखिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 किस सेक्टर से बन सकता है, अब ये नहीं कि 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, जो बता रहा हूं आपको। तीसरा जो क्वेश्चन आ सकता है, वर्ग छाटने को आ सकते हैं। वर्ग मतलब कौन सा एक कंठ्य वर्ग का है, क ख ग घ ङ तक वाले को क्या बोलते हैं, कंठ्य बोलते हैं। कौन सा तालव्य का है, उसके आगे तालव्य, ठीक है। कौन सा उसके बाद कौन सा आता है, ओष मूर्धन्य का है, और कौन सा दंत्य का है, ठीक है। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, और इसके अलावा लास्ट क्या आता है, ओष्ठ यानी होठों से, ठीक है। तो ये आपका छांटने को आ सकता है एक क्वेश्चन, इससे ध्यान रखना, अपनी बुक में इसको याद रखना। तो पहले के 5 किस में आएंगे, क ख ग घ ङ तक कंठे में, उसके बाद तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ, इस प्रकार से आपको इसको ध्यान रखना है। लेकिन इसमें भी आपको कहीं ना कहीं टेक्निकल चीज में फंसा सकता है, और वो फंसाने का काम क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कंठ्य वर्ग के छांटना, क्वेश्चन नंबर 4, कंठ्य वर्ग के छांटना, क ख ग घ ङ, तालव्य के छांटना, मूर्धन्य के छांटना, दंत्य के छांटना, ओष्ठ के। उनमें से कोई एक पूछ सकता है कि कौन सा एक मूर्धन्य में आता है, या ट वर्ग किस में आता है, या चौ किस में आता है, या ख किस में आता है, या ओष्ठ में कौन सा आता है, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके कौन कौन से सम्मिलित किए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के अंदर आपके जो आते हैं वो क वर्ग से प वर्ग तक आता है, यानी जो क यहाँ होता है प यहाँ तक सबके सब स्पर्श व्यंजन आते हैं, ठीक है। तो लिखो क वर्ग से प वर्ग तक, इतना तो आएगा ही आएगा, यानी क ख ग घ ङ एक वर्ग ही हुआ, च छ ज झ य दूसरा वर्ग, ऐसी ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ भ म तक, ठीक है। यानी ये 5 ये क वर्ग से प वर्ग तक टोटल आएंगे, यानी हर वर्ग में अगर आपके 5 हैं तो टोटल कितने होंगे, 25 ये होंगे, ठीक है, 25। उसके अलावा 2 ऐसे होते हैं जो किसी आपके स्पर्श व्यंजन में आते हैं, वो होता है ड और ठ, ठीक है। इसको भी याद रखना, प्लस ड और ठ, ये भी किसके अंदर आते हैं आपके, ये इसके अंदर। तो टोटल मिला के 27 हो गए। कभी एग्जाम में पूछता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, वहां बेहोश मत हो गया जाना, पहले ही कर देना 27 होते हैं करके, ठीक है। वो कैसे होते हैं, क से प तक के जितने भी होंगे। अब आपसे लास्ट में ये पूछ देगा चौ कैसा व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन कर जाना अगर ऑप्शन में, अगर ये वाले पहले वाले ना हो तो, ठीक है। स्पर्श व्यंजन भी अगर आपको दिख सकता है पेपर में, तो ऐसे इसमें देखना आपसे क से इतने और लास्ट के 2, ये 27 हो गए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन क्या है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। क्या पूछेगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना ये वाला, इस वाले को। तो अंतःस्थ व्यंजन,
अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? य, र, ल, व, सबके सब अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, य, र, ल और व, इनका नंबर भी कितना है? 4। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अंतःस्थ व्यंजनों की कितनी संख्या है, वहां बेहोश मत होना, तो ये 4 होते हैं, इसको आप लोग ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपके ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से होते हैं? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, याद रखना, ठीक है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, और इसके अलावा एक अपने आप में और आता है ऊष्म व्यंजन के अंदर, वो अपने आप में ह, ठीक है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। इसका नंबर भी पूछेगा आपसे। अब आप याद रखना, अब आपसे कभी ये पूछ देगा, चलो ऊष्म व्यंजन तो है ही है, लेकिन आपसे वर्ग के हिसाब से पूछ देगा कि ये किसके अंदर आएंगे। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं तालव्य स, यानी ये जो स होता है यहाँ पे आता है, ठीक है, अगर आप गणना करोगे तो। दूसरा इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, तो इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, ये यहाँ आता है। आपसे ये वाला स पूछेगा, यानी इसको बोलते हैं दंत्य स। ये आपसे कभी अगर इस हिसाब से पूछेगा कि ये लिख देगा आपको ऐसे, स व्यंजन किस वर्ग के अंदर आएगा, तो आपको इसको दंत्य वर्ग के अंदर करना है, ठीक है। ये यहाँ इनको इसके नीचे रख देना, इसके ब्रैकेट में लिख देना, बाकी तो कॉमन है, ये अलग होते हैं और ये अपने आप में ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसको ऊष्म स्पर्शी व्यंजन भी कहना पड़ सकता है, क्योंकि ऊष्म तो है ही है, साथ में स्पर्श व्यंजनों के अंदर, यानी इन्हीं के अंदर किसी न किसी वर्ग में शामिल है, तो अपने आप में इनको ऊष्म स्पर्शी व्यंजन भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्या बोला जा सकता है? ऊष्म स्पर्शी व्यंजन। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है आगत। कौन सा आता है? आगत। कौन सा आता है? आगत। तो आपसे पूछेगा कि आगत कौन सा होता है? आगत यानी जो हम बाहर से लिए हुए हैं, यानी एक तो ज, एक यहाँ बिंदु लगा होगा, ठीक है, और यहाँ एक फ, ये क्या होता है अपने आप में? आगत। इनका नंबर भी कितना है? 2 है। तो टोटल मिला के देख लीजिए, जब आप आगत तक पहुंचे तो इनका नंबर भी कितना हो गया आपका? 2 है। और 8वां जो क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट करना, संयुक्त व्यंजन किसको कहते हैं आपसे पूछेगा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस वाले चैप्टर से। और संयुक्त व्यंजन तो आपसे पूछना ही पूछना है, मान के चले, एक श, ज्ञ, त्र, अस्र, ठीक है। एक तो क्या लिखोगे? श, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा कौन सा लिखोगे? ज्ञ, त्र, अस्र। थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, ठीक है, ये यहाँ लिख दिया, देखिए, श, उसके अलावा ज्ञ, ज्ञ के अलावा त्र और स्र। क्या लिखा है मैंने? त्र और स्र। ये 4 के 4 अपने आप में संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्योंकि ये संयुक्त होके मिले हैं, यानी जुड़ के बने हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है बताओ? ये संयुक्त व्यंजन किस किस के मेल से बना है, ये संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बना है, ये वाला संयुक्त व्यंजन किसके मेल से बना है, और ये किसके मेल से बना है। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिख रहा हूँ संयुक्त व्यंजन। देखना आप लोग, संयुक्त व्यंजन इधर लिख दिया मैंने। देखो संयुक्त व्यंजन क्या क्या लिखे मैंने? एक तो श लिख दिया, दूसरा मैंने क्या लिखा? ज्ञ लिखा, तीसरा मैंने क्या लिखा? त्र लिखा, और उसके अलावा मैंने क्या लिखा? स्रा लिखा, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, ये पेपर में पूछता है। जो ये संयुक्त व्यंजन है, ये बनता है आपका क प्लस ये वाला सा, ठीक है। यानी ये किससे मिलके बना है? अपने आप में क प्लस किसके साथ बना है? मूर्धन्य सा के साथ, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन पूछेगा आपसे, ये किस संयुक्त व्यंजन किससे मिलके बना है, पेपर में वहाँ गलत मत करके आना। उसके अलावा जो ज्ञ है वो बनता है ज और य से, ठीक है। किससे बनेगा? ज प्लस य, इससे बनता है ये ज्ञ। उसके अलावा तीसरा संयुक्त होता है त्र, त प्लस र से बनता है, ठीक है। ये त्र जो है त प्लस र से, त्र है, ये बनता है अपने आप में त प्लस र से, ये भी संयुक्त व्यंजन है। और अंतिम जो बनता है स्र, स प्लस र से, ठीक है। ये वाला ये बनता है आपका ये तालव्य स और र से। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना संयुक्त व्यंजन, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये किसके कॉम्बिनेशन से बनते हैं, पेपर में ये पूछता है, ये किसके कॉम्बिनेशन से, ये किसके और ये किसके, ध्यान रखना। और कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है ये भी आपसे पूछेगा। तो ए भी कितने हो गए? 1 2 3 4। तो अब बताइए संयुक्त व्यंजन कितने कहेगा? 4। आपसे पूछेगा स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। आपसे पूछेगा अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आपसे पूछेगा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आपसे पूछेगा आगत व्यंजन कितने होते हैं? 2। आपसे पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4, ठीक है। जब आप सबको जोड़ दोगे, ये आपका टोटल नंबर जो बनेगा वो बनेगा कितना? मतलब ये 27 के अलावा 4 4 ये सब को जोड़ोगे तो ये 41 के अपने आप, मतलब अपने आप में बन जाएगा। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है अगर आपसे पूछता है तो सिंपल सा बता देना 41, ठीक है। 41 कैसे हुए? ये 27 है, ठीक है। 27 के बाद 4 जोड़ो 31, 35,
37 और लास्ट में 4 ही कितने हो गए 41। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है पूछता है 41। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो सकता है स्वर के अंदर से वो क्वेश्चन उठा दे कि स्वर कौन कौन से होते हैं, तो आपको स्वर से भी क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक, ये नहीं कि स्वर छोड़ दें, हम व्यंजनों को खुश हो रहे हैं कि यार चलो सर ने ये क्वेश्चन का आइडिया बता दिया। स्वर भी पूछता है, स्वर के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, कभी पूछेगा कौन सा एक ह्रस्व स्वर है, या पूछेगा कौन सा एक दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो जैसे आपसे ह्रस्व स्वर पूछेगा, छोटे भाइयों को रख देना, यानी अ के बड़ा भाई को यहाँ मत रखना। अ के बाद कौन सा आएगा ई, छोटा वाला भाई। ई के बाद बड़ा भाई मत रखना, उसके बाद तीसरा छोटा भाई ऊ के अलावा री। ये सब के सब क्या हो गया आपके ह्रस्व स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर। ठीक है, आपसे पूछेगा दीर्घ स्वर कितने होते हैं, और वो इनके सब बड़े भाई हैं, यानी अ का बड़ा भाई दीर्घ है ना बड़ा आ, ई का बड़ा भाई बड़ी, ऊ का बड़ा भाई ऊ, री के अलावा जो बाकी बचते हैं ए आई ओ आओ। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं अपने आप पे दीर्घ। तो दीर्घ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, जबकि ह्रस्व कितने हो गए 4 हो गए। तो टोटल स्वरों की संख्या अपने आप में कितनी होगी 11। व्यंजन कितने 41। तो टोटल मिला के 52 बेसिकली इनको माना जाता है। ठीक है, 41 10 51 1 52, 52 क्या होते हैं अपने आप में स्वर और व्यंजनों की संख्या होती है। ठीक है, इतना समझ जाना। एक अपने आप में जो है आगत स्वर भी होता है, वो आगत व्यंजन थे। अगर आपसे पूछता है, जैसे मैंने आपको बताया ना आगत व्यंजन, आपने क्या कहा आगत व्यंजन कौन सा होता है ज और फ, ये बताना। ऐसे एक आगत स्वर भी लिख लीजिए, आगत स्वर। आगत स्वर में क्या होगा, ऊपर से खाली ये लगा होगा, ये इस प्रकार से जहां लगा होगा इसको बोलते हैं आगत स्वर। ठीक है, जैसे ये आ लिखा मैंने, आ के ऊपर ये लगा देना, ये अपने आप में क्या हो गया आगत स्वर। आगत स्वर भी समझ गया आपका, आगत व्यंजन भी समझ गए। अब एक चीज मैंने आपको देखना, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी आपको इसको, इस टॉपिक को पढ़ाया था, मैंने एक चीज याद होगा अगर आपको, तो मैंने उसमें एक चीज आपको समझाई थी कि मतलब समवृत, विवृत, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर क्या होता है। एक कुछ ऐसा डायग्राम बताया था मैंने आपको, अगर आपको याद होगा, इस प्रकार से कुछ डायग्राम बताया था। यहाँ अग्र मध्य पश्च लिखा था, समृद्ध विपरीत समृद्ध अर्ध समृद्ध इस टाइप का कुछ लिखा था। यानी उच्चारण की दृष्टि से स्वर जो है आपने बुक से पढ़ने हैं या उस नोट से पढ़ लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको भी गलत मत करके आना, क्या पता उससे भी पूछ दे, उतनी संभावना नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से स्वर, ठीक है, दृष्टि से स्वर वाला, जिसमें अग्र पश्च मध्य स्वर कौन से होते हैं, अग्र पश्च मध्य स्वर, साथ ही साथ संवृत, विवृत, अर्ध संवृत और अर्ध विवृत वाला मैंने आपको पढ़ाया था, उसको चेक कर लेना बुक में, उसको भी देख लेना। ठीक है, इतनी चीजें आपकी पहले चैप्टर से स्वर और व्यंजन से अगर आप देख के जा रहे हैं, रिवाइज करके जा रहे हैं, तो आपका अच्छा खासा वहां पेपर में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक व्यंजन द्वित्व नाम से एक शब्द आता है, उसका नाम है व्यंजन द्वित्व। ठीक है, क्या आता है व्यंजन, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको बोलते हैं व्यंजन द्वित्व। क्या होता है व्यंजन द्वित्व। व्यंजन द्वित्व किसको कहते हैं, समान व्यंजन संयुक्त जहां पे होते हैं उसको बोलते हैं व्यंजन द्वित्व। समान व्यंजन यहां पर क्या हो जाएंगे संयुक्त हो जाएंगे, उसको द्वित्व बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो 90 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये देखिए समान व्यंजन संयुक्त हो गए ना, ब के साथ आधे ब के साथ पूरा ब है तो 90 लिख दिया, तो एक प्रकार का समान व्यंजन यानी द्वित्व व्यंजन, व्यंजन द्वित्व हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे इक्का लिखा, इक्का, ये इस प्रकार का हो गया, ये द्वित्व व्यंजन द्वित्व कहते हैं इसको, यानी इसको भी व्यंजन द्वित्व कहते हैं, ये आप लोग याद रखना है। ठीक है, एक आपका पूछा जाता है नासिक के व्यंजन किसको कहते हैं, लास्ट। ठीक है, नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन, इसके अंदर आप किस किस को शामिल करोगे देख लीजिए। जैसे आपने ड न ण न म लिख दिया, ठीक है, जैसे आपने ड लिखा, इसके अलावा न लिखा, आपने ण लिख दिया, ये ण लिख दिया, इसके अलावा आपने क्या लिख दिया, न लिख दिया, म लिख दिया, ये सब के सब क्या हो गए नासिक के व्यंजन के एग्जाम्पल हैं। कौन सा एक नासिक के व्यंजन है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इतना ही आपको इस वाले चैप्टर से देखना है, कंप्लीट आपका हो गया। इससे आगे को आप लोग देखिए, पहले चैप्टर से संबंधित संभावित प्रश्न कि कहाँ पे, अब इतने नहीं आने हैं पेपर में, एक ही क्वेश्चन आना है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, एक एक नंबर के लिए। खुद सोचो 100 नंबर के पेपर में इतना बड़ा सिलेबस है, इतना जीएस का पोर्शन दिया है, इतना ज़्यादा हिंदी, उत्तराखंड, इतना सब कुछ है, क्या करें बताओ। एक नंबर के लिए तरस रहे हैं, एक नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा, और मेहनत करने में कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, सीखना ही तो इंसान की लाइफ का मेन जिंद है। देखो अब देखो दूसरा चीज़ है आपका, उसने सिलेबस में दी है विराम चिन्ह। ठीक है,
इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, एक तो मैंने इसकी परिभाषा याद रखना, हर विराम चिन्ह की कहाँ पे यूज होता है, यानी वो कभी परिभाषा भी पूछ सकता है। जैसे पूछेगा लिखते समय कोई मतलब शब्द छूट जाए, उसको दिखाने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, जैसे आप कोई शब्द लिख रहे हो बीच में गैप खत्म, आप भूल गए लिखना, आप ऊपर को निशान करके लिख देते हो, तो इस चिन्ह को हंस पद बोलते हैं। तो इस प्रकार की डेफिनेशन वगैरह भी पूछता है। विराम चिन्ह मैंने आपको कराए हैं अच्छे से। एक तो परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो, इससे जो क्वेश्चन विराम चिन्ह ने आपको एक सेंटेंस दिया होगा, एक वाक्य दिया होगा, ठीक है, आप प्रैक्टिस करना, इसके एक वाक्य दिया होगा और इस हो सकता है उस वाक्य में बिना किसी विराम चिन्ह के वाक्य दिया हो और पूछेगा कि इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था, ऑप्शन दे देगा वो इस प्रकार से, ये या फिर ये कुछ इस टाइप से दे देगा, ठीक है। तो वाक्य के साथ उसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए, विराम चिन्ह का वाक्य के साथ प्रयोग कहाँ पर होगा, क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपके सामने का प्रयोग। तीसरा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं आएगा, लेकिन विराम चिन्ह का एक चीज़ याद रखना, इसका नंबर जो बताया गया 20 भी लिखते हैं कई लोग, ठीक है। कितने विराम चिन्ह हैं वैसे पूछेगा नहीं, 20 भी बहुत जगह बताया गया है, और ये 20 बताने वाले और इसको कहाँ से लिया गया, अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, ये भी बताते हैं। विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, अंग्रेजी भाषा से। ये क्वेश्चन भी क्या पता कभी पूछ सकता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कामता प्रसाद जी हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनके द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। कामता प्रसाद जी द्वारा ये सब चीज़ें बताई गई हैं, ये मैंने नहीं कहा, ठीक। ये आप लोग विराम चिन्ह अच्छे से तैयार कर लेना। एक क्वेश्चन विराम चिन्ह से आने की संभावना है, परिभाषा या सीधा सीधा इस चिन्ह का नाम हो सकता है, नाम भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। जैसे आपसे ये दे दिया, आपसे यूँ कर दिया, आपसे ये दे दिया, आपसे ये, और यहाँ नाम दे देगा कि इसको क्या बोलते हैं, लाघव चिन्ह, अंतरण चिन्ह, योजक, जो भी कहता है ऐसे ऑप्शन दे देगा, मैच करने को पूछ सकता है, या कौन सा गलत दिया है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो विराम चिन्ह वाला चैप्टर अच्छे से देख लेना है, ठीक है। अब आते हैं शब्द, रचना के आधार पर शब्द के भेद अगर कभी पूछता है, 3 कहना, ठीक है। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कह देगा 3। क्या क्या पूछेगा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, तीसरा योगरूढ़ शब्द। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक योगरूढ़ है, कौन सा एक यौगिक है, कौन सा एक रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द क्या होता है, कोई किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बना होगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। रूढ़ का, यौगिक तो मतलब कॉम्बिनेशन होता है, रूढ़ का मतलब है कोई कॉम्बिनेशन से नहीं बना होगा, मूल रूप में होगा और उसका खास अर्थ होगा, यानी अपने मूल रूप में होगा, मूल रूप तथा उसका अर्थ जो होगा विशेष होगा। अर्थ क्या होगा, विशेष। इसका मतलब क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझोगे, कोई मतलब जो है तो है, आप सीधे समझ जाओगे कि ये इसके बारे में कहना चाह रहा है। अब मैंने यहाँ पे कैमरा लिख दिया, अब कैमरा क्या यार किसी से मिलके थोड़ा ना बना, कैमरा का मतलब कहते हैं आपके दिमाग में कैमरा आ गया, आपसे मैंने फूल कह दिया, आपके दिमाग में फूल का चिन्ह वो बन गया दिमाग में, ठीक है। किसी से नहीं मिलके बना है, सिंगल अपने आप में एक वर्ड है और उसका कोई खास अर्थ होता है, ठीक है। जैसे ये पेन है, मार्कर पेन लिख दिया मैंने, इसके अलावा आपका कोई भी चीज़ लिख दो, जैसे आप टेबल लिख देते हो, क्या किसी कॉम्बिनेशन से बनाए, नहीं बनाया, और इसका अपना अपना मीनिंग है, मतलब एक ही मीनिंग है, जो कह रहा हूँ तो है, कैमरा कह रहा हूँ तो कैमरा भाई, फूल कह रहा हूँ तो फूल, ठीक है। ये इस टाइप के शब्द रूढ़ शब्द होते हैं, छांटने को पूछ सकता है कि कौन सा एक रूढ़ शब्द है। दूसरा, यौगिक का मतलब है कॉम्बिनेशन, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर बना होगा, अधिक शब्द से। अब आप कहोगे सर कैसे, जैसे मैंने विद्यालय लिख दिया तो क्या लिखोगे, विद्या प्लस आलय तो लिखोगे ना, यानी ये 2 शब्दों से मिलके बना है, एक विद्या एक आलय, या उससे अधिक से मिल सकते। जैसे मैंने हिमालय बोला, हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब उसका घर, तो हिमालय कहते ही 2 या 2 से अधिक शब्दों का हो गया। जैसे मैंने मुख्यमंत्री कह दिया, मुख्य मतलब जो चीफ है, मंत्री मतलब मंत्रियों में जो चीफ है, ठीक है, यानी मिनिस्टर, तो उसमें मेन हो गया, तो मुख्य एक शब्द मंत्री है, यौगिक शब्द बन गए इस प्रकार से। तीसरा आता है योगरूढ़। योगरूढ़ क्या होगा, उसमें दोनों की विशेषताएं होंगी, यानी योग तो होगा ही होगा, यानी वो 2 शब्दों से मिलके बना ही बना होगा, लेकिन वो जब बना होगा तो उसका वो रूढ़ भी होगा। रूढ़ का मतलब उसका कोई खास इंडिविजुअल अर्थ आ जाएगा, यानी कॉम्बिनेशन भी हो, साथ में उसके साथ कोई ना कोई खास अर्थ उसका मिल जाए, उसको बोला जाता है योगरूढ़ शब्द। जैसे इसका एग्जाम्पल आपको समझना होगा, योगरूढ़ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, खुद सोचो। जैसे मैंने दशानन लिख दिया, क्या लिख दिया, दशानन। दशानन मतलब 10 सिर है जिसके ना, दशानन। दशानन किसके लिए प्रयोग होता है, रावण के लिए प्रयोग होता है। अब देखिए 10 प्लस आनन, यानी 2 शब्दों से मिलकर बनाए तो योग हो गया, और साथ में उसका एक खास अर्थ, जिसके लिए आप दशानन एक ही इंसान को बोलते हो, किसी इधर उधर नहीं बोलते हो, पर्टिकुलर
चीज के लिए यूज हो रहा है तो क्या हो गया, रावण के लिए यूज हो रहा है तो यौगरूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने नीलकंठ बोला, नीलकंठ दो शब्दों से मिलकर बनाए, नील और कंठ। ठीक है, कंठ में नील है जिसका, यानी ये अपने आप में शिव के लिए यानी महादेव के लिए यूज हो रहा। यानी इसी प्रकार से जैसे आपने पीताम्बर बोल दिया, पीला है अंबर जिसका, यानी जिसने पीले अंबर पीला अंबर जिसने पहना है, दो शब्दों से मिलकर बनाया, किसके लिए यूज होता है, विष्णु के लिए यूज होता है, तो पीताम्बर आपने बोल दिया। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हो सकते हैं, ये सब के सब शब्द क्या कहलाते हैं, यौगरूढ़ कहलाते हैं। और ध्यान रखना, यौगरूढ़ जो शब्द होंगे वो सारे बहुव्रीहि समास के शब्द होते हैं, यानी बहुव्रीहि समास। अब समास आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल होते हैं वो यौगरूढ़ शब्द में भी होते हैं। तो इसमें यही डिफरेंस है यौगिक और यौगरूढ़ में। ये तो चलो कोई खास अर्थ के लिए नहीं है, दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना होगा। इसमें थोड़ा टेक्निकल शब्द दिखेंगे, तुरंत जाके मारे आना क्या हो गया, यौगरूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, इस प्रकार के एक रचना के आधार पर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, विकारी शब्द कौन सा है और विकारी शब्द कौन सा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका मतलब एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है कि विकारी शब्द कौन सा है और विकारी कौन सा है। देखो, विकारी मतलब जिसमें विकार आ जा रहा है, किसी न किसी वजह से विकार, यानी सीधे सीधे मतलब आप यहाँ दोनों तरीके से क्वेश्चन आप रट डालो, पेपर नजदीक है रट दो, नहीं समझ आता कोई नहीं। संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, और संज्ञा सर्वनाम, इसके अलावा विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, इसके साथ साथ क्या विशेषण और क्रिया, ये सब के सब शब्द विकारी कहलाते हैं। विशेषण और क्रिया, ये शब्द क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। जैसे आपसे चार ऑप्शन देगा, पूछेगा कि इनमें कौन सा एक विकारी शब्द है। अगर आपको पता चल गया कोई वो नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव, जो भी आप लोग कहते हैं वर्ब है, तो सीधे सीधे मतलब वो विकारी शब्द है। अब आपको कि सर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बोलने में लगे हो, क्या हम कैसे समझें इसको, तो मैं समझा रहा हूँ आपको। विकारी का मतलब हुआ ऐसे शब्द जिसमें आप उसका लिंग, ठीक है, उसमें वचन, एक वचन या बहुवचन, ठीक है, उसमें कारक, ठीक है, जैसे कर्ता, ने, को, ये सब चीजें, यानी लिंग, वचन, कारक और उसका काल आदि के कारण अगर शब्द में परिवर्तन आता है, आदि के कारण शब्द परिवर्तन होता है, तो वो क्या कहलाता है, विकारी शब्द। जैसे देखो एग्जाम्पल से समझोगे, लड़का, लड़का किसके लिए यूज कर रहे हो, बॉयज के लिए तो यूज कर रहे हो शायद, बॉय के लिए, बताओ इसका लिंग चेंज कर दो। ठीक है, लिंग चेंज करके क्या, जैसे आपने जेंडर चेंज किया उसको भी आप लड़का ही बोलते हो, लड़की को लड़का ही बोलते हो, नहीं बोलते ना। आपने एक ह्यूमन था, एक मतलब इंसान है, मानव है, उसका लिंग चेंज करके उसको बदल दिया आपने, उसके लिए गलत दूसरा शब्द यूज करने लगे तो लड़की बोलने लगे, तो लड़का विकारी शब्द हो गया। यानी आपने लिंग बदलते ही क्या कर दिया, आपने उसको चेंज शब्द बोलने लगे तो आपने उसको लड़की। जैसे आपने वचन, वचन मतलब एक है तो एक वचन, दो हैं तो द्विवचन या बहुवचन, या बहुत है तो बहुवचन, इस प्रकार से आप लोग चलते हैं। तो बताओ आप लड़के का मतलब क्या समझे, जहां पर एक लड़का हो। मैंने कहा 10 लड़के हैं तो आप लड़का ही बोलोगे क्या, 10 का ग्रुप होगा तो उसको लड़के बोलोगे ना। तो आपने लड़का शब्द बदल गया, देखो विकार आ गया, इसमें चेंजेज आ गए। क्यों आई चेंज, वचन के कारण। तो कोई भी ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के आधार पर परिवर्तन आते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये शब्द छांटने आगे तो ये कारक आप विकारी शब्द सीधे छांट लोगे। नहीं भी आते हैं आप अपने हिसाब से लगा देना, आप उसका लिंग बदल देना, चेंज नहीं आ रहा होगा, वचन बदल देना, कारक बदल देना, इस प्रकार के शब्द अपने आप में विकारी कहलाते हैं। ठीक है, अब आता है अविकारी शब्द। अब आप जैसे एक शब्द और लेंगे, जैसे आपने कुत्ता लिखा, कुत्ता क्या होगा, स्वाभाविक सी बात है विकारी होगा। जेंडर चेंज करो, कुत्ती, कुत्ती या कुतिया, ठीक है, ये बोलोगे ना इसी प्रकार से। यानी ज्यादा कुत्ते होंगे तो कुत्ते, कुत्ता तो नहीं बोलोगे, तो वहां से क्या हो गया, वो चेंज हो गया वो शब्द है, तो वो सब के सब क्या हो गया, विकारी। ऐसे ही जो दूसरा आता है वो आता है अविकारी शब्द। पेपर में छाटने को आपसे पूछ सकता है, इसमें लिंग, वचन, कारक वगैरह कुछ चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये शब्द ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ये हर जगह ऐसे रहते हैं, इनमें कोई भी किसी भी केस में चेंज नहीं आएगा। आपके लिए बहुत आसान है। तो अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, अगर ऐसे पूछता है तो आप फंस सकते हो, तो इनको भी रट डालो। जैसे समुच्चय बोधक, समुच्चय सीधे रट देना हुआ, ठीक है, समुच्चय बोधक शब्द। इसके अलावा क्रिया विशेषण संबंध बोधक, क्रिया विशेषण संबंध बोधक, ठीक है, संबंध बोधक। और इसके अलावा क्या होगा, एक जो अंतिम आ सकता है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक,
ये शब्द क्या होते हैं अपने आप में, ये अविकारी शब्द होते हैं। अब आपसे कहा पेपर नज़दीक है सर, आप ये भी समझा दो। कैसे समझाओ इतनी जल्दी बताओ? आप इसको याद कर दो, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आप विकारी में रख देना, बाकी अविकारी। और ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही नहीं आपसे, तो सीधे क्वेश्चन पूछना कि कौन सा एक अविकारी शब्द है, बताओ यार। एक बार बताओ, ये और शब्द का कोई और रूप देखा आपने, मतलब ही नहीं होता। यदि, ऐसा ही रहेगा, ये कहीं डालो इसको, केवल, ठीक है, लेकिन, परंतु, ये ऐसे शब्द हैं कभी परिवर्तित नहीं होंगे, इनका दूसरा नाम सुना ही नहीं होगा आपने। एक वचन के साथ लगाओ, बहुवचन के साथ लगाओ, लिंग परिवर्तन, और लड़के के साथ लगाओ तब भी और रहेगा, लड़की के साथ लगाओ और रहेगा, लड़कों के साथ लगाओ और ही रहेगा। इस शब्द में परिवर्तन ही नहीं आएगा, इसीलिए इसको मैंने क्या कहा, अविकारी शब्द। जैसे जहां, ये अब खुद ही छाट लोगे, विकारी और अविकारी संभावना रहती है कि एक कौन सा एक विकारी शब्द है, कौन सा एक अविकारी शब्द है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोगों को ये समझना होगा और विकारी और अविकारी में डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। लास्ट की कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कभी कभी आपसे पूछ सकता है, चलो भाई बता, देवनागरी लिपि जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? गुजरात में, बता देना। किस में हुआ? गुजरात में, बता देना। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो मतलब किसके आप अपने आप में लेख में या शिलालेख में हुआ? तुरंत बता देना, जयभट्ट के शिलालेख में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। किसके शिलालेख में? जयभट्ट के शिलालेख में, शिलालेख में, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से विकास, बता देना। ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देवनागरी लिपि का प्राचीन विकास, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कुटिल लिपि से, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? कुटिल लिपि लिख देना। क्या लिखोगे? कुटिल, ठीक है। वर्तमान की तो ब्राह्मी और प्राचीन का देवनागरी में कुटिल लिपि से इसका विकास हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, जो देवनागरी लिपि है ये कैसे, कहाँ से कहाँ की ओर लिखी जाती है? बाईं ओर से दाईं ओर, राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बाईं टू दाईं लिखी जाती है, यानी लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट क्या, ये देखो, ये मैं देवनागरी लिपि में तो लिख रहा हूँ सभी, ये बायां हाथ हुआ ना मेरा, लेफ्ट हैंड, यहाँ से इधर को लिख रहा हूँ तो बाईं से दाईं की ओर लिखी जाती है। आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन इससे पूछेगा, इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो देवनागरी लिपि है इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, यानी कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछने की ज़्यादा संभावना है, सबसे ज़्यादा संभावना है। तो ध्यान रखना, संस्कृत, कुछ भाषाओं के नाम लिखा दे रहा हूँ, बाकी मैंने पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, ठीक है। इसके अलावा नेपाली, साथ साथ सिंधी, गढ़वाली, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली, ठीक है, बोडो, ये सब के सब भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? और मतलब अपने आप में क्या, देवनागरी लिपि में। एक आध और लिख लो आप लोग, मगही लिख लो, भोजपुरी लिख लो, मैथिली लिख लो। मगही, भोजपुरी, ठीक है। मगही लिख दिया आपने, भोजपुरी लिख दिया, बोडो लिख दिया, एक आप लोग लिख लो, भोजपुरी भी हो गया, बोडो, मदई, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, इतना काफ़ी है आपका, ठीक है। एक संथाली वगैरह भी लिख दिया मैंने, संथाली लिख दिया, हाँ, बोडो, मगही, भोजपुरी, ठीक है, आदि कर दो। देखो ये सब के सब भाषाएं, और भी भाषाएं हैं, लेकिन इससे आपका काम बन जाता है। पंजाबी भाषा मत कर देना, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी मत कर देना, वो रोमन वगैरह सब, ये सब छोड़ देना, ठीक है। ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये किन भाषाओं में देवनागरी लिपि, किस किस मतलब इन भाषाओं में किस में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। आदि इसके अलावा और भी होंगे। अब आप कहोगे सर ये याद कैसे करें? देखो, संस्कृत, पाली, हिंदी तो कॉमन है, ये लोकेशन के हिसाब से, मराठी महाराष्ट्र के इलाके में, नेपाली आपको पता ही है, सिंधी जो है पंजाब वगैरह के इलाके में, गढ़वाली जो बोली जाती है पता ही आपको, कश्मीरी पता ही है, कोंकणी गोवा वगैरह के तट में जो कोंकण तट है, संथाली वगैरह, बोडो, ये मगही बिहार वगैरह, भोजपुरी वगैरह, ये सब बिहार वगैरह के इलाके में जो है, ये सब के सब देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है इन भाषाओं में, ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चन बता रहा हूँ, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, ठीक है। एक ये लिख लो, हिंदी राजभाषा बनाने का निर्णय, हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था 14 सितंबर 1914
49 में हिंदी को क्या बनाने का निर्णय लिया गया था, राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था, ये याद रखना। दूसरा, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी किस आर्टिकल में कहा गया है, 343 में, ठीक है। लास्ट लिख लो, संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी, ये किस में कहा गया है, आर्टिकल 343 में कहा गया है। कौन सी, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी का वर्णन किया गया, आर्टिकल 343 में कहा गया, ठीक है। ये था आपका हिंदी के रिवीजन का कह सकते हो या संभावित प्रश्न, जहां जहां से क्वेश्चन पिक कर सकता है वहां से जो संबंधित क्वेश्चन है वो है, ठीक है। लाइट भी चली गई है, क्लास भी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।